भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर देश भर में सरकारी आयोजन हुए, लेकिन सियासत में टकराहट भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई के बल्लोपुर गांव में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। साथ ही 6,640 करोड़ की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए के सिक्के के साथ साथ 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा के वंशज से भेंट भी की। 40 मिनट के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के इतिहास से लेकर आज तक के सफर पर फोकस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी को वे जगह नहीं दी गई जिसका हकदार आदिवासी समाज था। आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है, ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। इधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज का गौरवमयी अतीत समाज के सामने लाना और उनकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आदिवासियों के हित में किए जा रहे कामों की जानकारी भी दी। आज का दिन ये वाकई हमारे लिए अद्भुत दिन है। समूचे जनजाति समाज के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन है कि जनजातियों के मामले में देश में सबसे ज्यादा जनजाति अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। हमें इस बात का आनंद है। आदिवासियों के लिए इतना सम्मान देने का, उनके गौरवशाली इतिहास को देश के सामने लाने का अभियान अगर किसी ने चलाया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। ये आदिवासी, गरीब, युवा, किसान, महिला हितैषी सरकार है। इधर इस आयोजन पर सियासत बटी नजर आई। कांग्रेस ने जनजातीय गौरव दिवस को दिखावा बताया। आदिवासियों की अनदेखी के आरोप लगाए तो भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया, उनका भला हमेशा भाजपा ने किया है। प्रदेश की सरकार आदिवासियों के लिए बड़े आयोजन तो करती है, लेकिन आदिवासियों के विकास की बात कहाँ करती है। आज प्रदेश के अंदर जो स्थिति प्रदेश में आदिवासियों की, क्या इसके बारे में मोहन यादव जी बोलेंगे? क्या आदिवासी युवाओं को जो छात्रवृत्ति मिलती उन्हें समय पे नहीं मिलती? पेशा कानून आदिवासी क्षेत्र के अंदर उसका क्रियान्वयन सही तरह से हो, ये आप सुनिश्चित कब करेंगे, ये बताएं। जल जीवन मिशन के अंदर आदिवासी क्षेत्र, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिसके अंदर आज भी उन टोटियों के अंदर पानी नहीं आया। आयोजन करें आदिवासियों के लिए, लेकिन आदिवासियों के अधिकारों को वंचित रखकर अगर आयोजन करना है तो एक गौरव दिवस नहीं है। कि आदिवासी समाज को सशक्त करने में भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कांग्रेस हर चीज में प्रश्न खड़ा करती है, तो हर चीज में कांग्रेस को नकारात्मक दिखती है, इसलिए कांग्रेस नकारात्मक होती चली जा रही है और इसलिए जनता भी कांग्रेस को नकार रही है। मध्य प्रदेश की आबादी में आदिवासियों का हिस्सा 20% के लगभग है। विधानसभा की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि करीब 80 सीटों के परिणाम पर वे सीधा असर डालते हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियां आदिवासियों पर सबसे अधिक फोकस करती हैं। 2018 में आदिवासी बाहुल्य सीटों पर एक तरफा जीत से ही कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन इसके बाद भाजपा ने समीकरण बदल दिए। अब एक बार फिर दोनों दल आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जनजाति का जनमत जीतने की जंग में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। जनजातीय गौरव दिवस पर क्यों छिड़ी सियासत? किस पार्टी की सरकार में हुआ आदिवासियों का भला? क्या महापुरुषों का मान बढ़ाने के साथ सध जाएंगे आदिवासी वोट? कांग्रेस से क्यों दूर होता गया पारंपरिक आदिवासी मतदाता?
तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चर्चा में सकारात्मक बात निकल कर आएगी। हमारे साथ हम जुड़ेंगे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी स्काइप पर, भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगी, और स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज जनजाति, आदिवासी या वनवासी, जो भी जिसको ठीक लगे वो कह सकता है, गौरव दिवस है। और इस गौरव दिवस पर इसमें कोई शक नहीं कि लोकतंत्र में वोट बैंक बनाए जाते हैं। आदिवासी वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक, दलित वोट बैंक, तो बहुत सारे वोट बैंक हैं जिन पर हम आज बात करेंगे, लेकिन फोकस है आदिवासियों पर। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ। एक तो आदिवासियों का जो इतिहास है वो क्या है, और वनवासी और आदिवासी में क्या फ़र्क है, ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आदिवासी शब्द जो है वो हमको अंग्रेजों ने दिया है। अंग्रेज ट्राइबल शब्द लेकर के आए थे, जो लोग वनों में निवास करते हैं। यदि हम पुराण काल से पहले देखें तो जो लोग वन में रहते थे उन सबको वनवासी कहा जाता था। और हमारे यहाँ चाहे वन में रहने वाला हो या नगर में रहने वाला हो, ये सारा ऋषियों की संतान माना जाता था। प्राचीन काल में भारत में अगर आप देखेंगे तो सारे चिकित्सा के केंद्र, सारे शिक्षा के केंद्र और सारे अनुसंधान के केंद्र वनों में हुआ करते थे। उनका संचालन भले ही ऋषि मुनि करते थे, लेकिन उनकी आश्रमों की संपूर्ण व्यवस्था, जो उनकी प्रबंधन भी समझ लीजिए, सुरक्षा भी समझ लीजिए, वो सारा जो वन में रहने वाला समाज है उसके हाथ में था। एक और बिंदु राघवेंद्र जी है जी, कि हमारे यहाँ जो आश्रम, वर्णाश्रम जो व्यवस्था थी, उसमें सारे के सारे बच्चे वन में पढ़ने के लिए जाते थे। राम जी भी वन में पढ़ने के लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई माँ साहब आ गए और उन्होंने अयोध्या में पढ़ाया हो। इसी तरीके से वानप्रस्थ के लिए वन में जाना और संन्यास के लिए वन में जाना, औसत आयु अगर 100 वर्ष की है तो 60-65 साल आपको वन में रहना पड़ता था, तो इसलिए वो वनवासी कहलाते थे। अब 300 साल पहले, 350 साल पहले बम्बई भी एक गांव हुआ करता था, 500 साल पहले कलकत्ता भी एक गांव हुआ करता था। तो जिस तरीके से वन से वनग्राम बने, वनग्राम से ग्राम बने और फिर नगर बने, ये सभ्यता का एक विकास रहा है। तो कुल मिलाकर के वन में रहने वाले लोगों को वनवासी कहा गया है। और वो ऋषियों से उनका कैसा संबंध है, 2 उदाहरण देकर के मैं बात को खत्म करूंगा, क्योंकि ये विषय लंबा है। आप देख लीजिए, उर्व ऋषि हमारे यहाँ हैं और ओर्व ऋषि हैं, तो वनवासियों में एक सरनेम उराव होता है। हमारे यहाँ मंडूक ऋषि हैं, तो मंडूक ऋषि आप देख लीजिए, वनवासियों में एक सरनेम जो है मुंडा सरनेम होता है। हमारे यहाँ श्रृंगी ऋषि है, तो वनवासियों में आप देख लीजिए श्रृंगार सरनेम होता है। कश्यप ऋषि हैं, तो वनवासियों में सीधा कश्यप गोत्र होता है। बलिराम कश्यप छत्तीसगढ़ के नेता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कितने सरनेम, जैसे शाह सरनेम, वो आपको आदिवासी या वनवासी जनजाति में भी मिलेगा, सामान्य में भी मिलेगा। राणा शब्द जो है राजस्थान में, वो राजपूतों में भी मिलेगा और भील समाज में भी मिलेगा। भिल्ल स्वामी सूर्य को कहा गया है, तो सूर्य को मानने वाले को भील कहा गया है। तो जहां जहां सूर्यवंशी हैं वहां आपको भील जनजाति मिलेगी। जहां चंद्रवंशी क्षत्रियों के राज रहे हैं वहां आपको गोंड जनजाति मिलेगी। गोंड शब्द और गौड़ शब्द ये अंग्रेजी का भेद है। बिंदी लगा करके उन्होंने गोंड करके उसको, चूंकि वो डी से बनाते हैं, इसलिए गौर शब्द और गौड़ शब्द गौड़ ब्राह्मण में भी होता है। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ कोई अलग नहीं था। अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल। इसके अलावा एक और बात कहूँगा हमारे दोनों साथियों से क्षमा याचना के साथ, भारत पर हमला सिकंदर का रहा हो या 712 में मोहम्मद बिन कासिम का रहा हो या सुखबुद्दीन का रहा हो या महमूद गजनबी का रहा हो, सबसे ज़्यादा नरसंहार यह हुआ है। और सामना अगर सबसे ज़्यादा किया है तो वो वनवासियों ने किया है, जनजातियों ने किया है, या उनको हम आज की भाषा में आदिवासी कहते, इसी वर्ग ने किया है। जिन दिनों नागपुर के राजा भोसले अंग्रेजों ने जब दखल किया तो वो इस तरफ आ गए, तो ये पचमढ़ी से लेकर के छिंदवाड़ा और ये पूरी पट्टी में भोंसले रहे, तो गांव के गांव जलाए हैं, सामूहिक नरसंहार हुआ है। ये किसी और की पुस्तक में नहीं है, ये नागपुर के रेजिडेंट ने लिखा है कि इस तरीके से गांव में आग लगा करके नरसंहार ना किया जाए। ये नागपुर के संग्रहालय में मौजूद है ये। तो कुल मिलाकर के ये गौरवशाली जो इतिहास रहा है, उस गौरवशाली इतिहास को आज स्मरण करने का दिन है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे, अब उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कोई किसको किस नाम से बुलाए। किसी को अगर आदिवासी अच्छा लगता है तो आदिवासी बुलाए, किसी को जनजाति, संवैधानिक शब्द जनजाति है उस नाम से बुलाए, किसी को वनवासी अच्छा लगता है तो वनवासी शब्द से बुलाए। लेकिन प्रश्न ये है, प्रश्न नाम का नहीं है, प्रश्न उनके अतीत का, उनके बलिदान के सम्मान का है। आज उनके सम्मान का दिन है राघवेंद्र जी।
तो मैं चर्चा में जुड़ गई हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी। वंदना जी, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र जी, मैं सबसे अंतिम में आऊँगा आपके पास ताकि आप सबकी बात सुनकर अपनी बात रख सके। वंदना जी, जनजातीय गौरव दिवस है, पूरा देश इसको मना रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से राजनीति कर रही हैं और करेंगी भी, उस पर ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हम बेसिक पर बात करना चाहते हैं कि जैसे कोई भारत का आदमी है तो वो भारतवासी कहलाता है, कोई वन में रहता तो वनवासी कहलाता है, मुंबई का है तो मुंबईवासी कहलाता है। तो ये इस पर विभेद करने के बजाय, विवाद के बजाय इस पर फोकस हो कि इस गौरव दिवस पर आदिवासियों का, वनवासियों का किस तरह से कल्याण करें, उनको मुख्य धारा में कैसे और लेकर आया जाए, क्योंकि बहुसंख्यक है वो। राजनीति में वोट का बड़ा चक्कर होता है, जितने जितने वोट ज़्यादा होंगे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और फिर उनको मनाने के लिए जो चाहे आसमान के तारे तोड़ने की बात भी होती है, लेकिन कोई लेकर आता नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आपकी राय इस पर? नमस्कार राघवेंद्र जी, नमस्कार जितेंद्र, आदरणीय रमेश भाई साहब को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आज सभी को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का और जनजातीय गौरव दिवस हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल जैसा कि रमेश जी ने कहा है, मैं भी उनकी बात से बात हूँ कि आज हमें आदिवासियों के गौरव के बारे में बात करना चाहिए। उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करना चाहिए, ना कि आज राजनीति करना चाहिए। देखिए, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में हमारे जो जनजातीय भाई बहन हैं उनका एक बहुत अहम योगदान रहा है। साथ ही साथ हमारे जो अतीत में अगर हम जाए तो अतीत में भी आप देखिएगा कि हमारे इतने सारे वॉरियर्स रहे हैं, इतने सारे ट्राइबल हीरोज रहे हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में छुपे रहे हैं। रानी दुर्गावती जी, रानी कमलापति जी, भगवान बिरसा मुंडा जी स्वयं, मामा टंटिया भील जी, इन सब की बात करें, शंकर शाह जी, सबकी बात करें तो देखिए, उनको अगर हम महिमा मंडित करेंगे, उनको गौरवान्वित करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो आज का युग है, हमारी आज की पीढ़ी है, हमारे आज के जो युवा हैं, वो ये जानेंगे कि आदिवासी जनजातीय जो हमारे भाई बहन हैं उनका क्या योगदान रहा है हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के जो अंग्रेजों से लड़ाई थी उसमें, और आज वर्तमान में क्यों हम उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने धार और शहडोल में जाकर जनजातीय गौरव दिवस को मनाया, जिस प्रकार से परियोजनाएं बनाई, 151 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है आदिवासियों के लिए। साथ ही साथ आपने देखा कि छात्रवृत्ति का भी कार्य किया। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेसा एक्ट को लागू किया। हमने ये कोशिश करी है कि हम जितने भी हमारे जनजातीय भाई बंधु हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें, और उस मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य हमने सिर्फ मौखिक नहीं किया, हमने उसे धरातल पर करके दिखाया है। अब चूंकि मैं राजनीति में हूँ, अवश्य ही राजनीतिकरण मुद्दों का करना मेरी मजबूरी है, और मेरे बड़े भाई जितेंद्र जी भी इस बात से समर्थन करेंगे कि राजनीति का हम हिस्सा है, तो इसको राजनीतिक एंगल देना भी हमें जरूरी है। तो जब हम इस पर जाएंगे तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी आदिवासियों को अपना वोट बैंक नहीं समझा। हमने उन्हें हमेशा मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की है। एक जमाना था 60 सालों तक जब जहां आदिवासी अंचलों में बिजली, सड़क, पानी तक नहीं हुआ करती थी, आज वहां पर हमने बिजली, सड़क, पानी पहुंचाने का कार्य किया है, पेसा कानून लागू करने का कार्य किया है, 1 लाख पट्टे देने का कार्य किया है, और 3 लाख से ज्यादा भूमि के अधिकार देने का कार्य हमने अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए किया है। अब हम प्रधानमंत्री जो ग्राम उन्नयन योजना है उसकी बात कर लें, वो हमारे आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके विकास की एक बड़ी योजना है, जिसके माध्यम से लगभग 5 करोड़ आदिवासी भाई बहन लाभान्वित होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आदिवासियों के विकास की बात करें, उन्हें मुख्य धारा में लाने की बात करें। और इसीलिए आपने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने रानी दुर्गावती जी के गृह क्षेत्र में जाकर अपनी कैबिनेट का आयोजन किया था। उसके पीछे, उस नवाचार के पीछे उनका प्रयोजन यही था कि हमारी आज की युवा पीढ़ी को ये पता चले कि रानी दुर्गावती जी कौन थी। वो वही रानी थी जिन्होंने। वंदना जी, मैं लौटता हूँ। मिश्रा जी को भी वक्त देना है तो उनका समय कम हो जाएगा और यहीं पर राजनीति शुरू हो जाएगी कि बीजेपी को ज़्यादा, कांग्रेस को कम। जितेंद्र जी, बहुत सारी बातें अब वंदना जी ने स्वीकार कर लिया कि हम राजनीति में तो राजनीति तो करेंगे, लेकिन एक आध दिन छोड़ना चाहिए राजनीति। आज के दिन तो उनके कल्याण की बात करनी चाहिए
और बजाय आरोप प्रत्यारोप के इस पर आना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है। तो आप अपनी बात को जैसे चाहे रखें, मैंने अपनी बात कही। जितेंद्र जी। निश्चित तौर पर राघवन जी, आज का दिन राजनीति करने का दिन नहीं है, आज देश का गौरव का दिन है, जनजाति समाज के लिए गौरव दिवस है। इसको हमें बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए और आज का दिन हमें इस संकल्प को भी लेना चाहिए कि हमसे जो कमियां रह गई हैं उनको इनकी तरक्की की दिशा में, इनकी बेहतरी की दिशा में लगातार हम काम करते रहेंगे और जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का काम करेंगे। बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन आज अगर मैं उन्हें गिनाऊंगा तो ये होगा कि राजनीति करने बैठ गए। आज ये बताइए आपकी जब गौरव दिवस की बात आती है, बिरसा मुंडा की जयंती की बात आती है, तो हम सब गुणगान करने लगते हैं, और जब बिरसा मुंडा जयंती चली जाती है तो आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झिझक नहीं होती है। ये क्या आदिवासी का सम्मान है? आदिवासी को जमीन में मिश्रा जी अगर आप अनुमति दे तो मैं इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करूंगा। हम लोग तो ये भी करते हैं कि 16 दिन पितरों को पूछते हैं और जीवित पितरों को पूछते भी नहीं है। 16 दिन तो उनकी पूजा करते हैं। तो ये करेक्टर की बात है, इस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों इसमें बराबर के लाभ भी लिया है और गुनाहगार भी है। मैं वही तो आत्मचिंतन करने की दिशा में बात कर रहा हूँ कि हमको अगर एक दिन सिर्फ गौरव ने मनाने का दिन हो, एक दिन सम्मान का हो, तो वो समय आज चलेगा नहीं। आपको 365 दिन उनकी बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से कि आज हमने ये किया, रानी दुर्गावती के क्षेत्र में जाकर के कैबिनेट की मीटिंग ली, इससे काम नहीं चलने वाला है। उनके विकास की दिशा में आपको धरातल पर क्या काम किए, इस पर विचार करना पड़ेगा। और अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो आपको उस पर भी सुधार करना पड़ेगा। आज ये आपने जो पट्टे दिए, इससे ज्यादा पट्टे इंदिरा जी के समय, लेकिन वहां पर तब हम लोग काबिज हो गए। 20 सालों से आप सरकार में बैठे, आप ये बताइए कि आप उनके कब्जे छोड़ा पाए? ये अगर सवाल करूंगा तो आज के दिन आप ये कहेंगे कि राजनीति होने लगी, लेकिन मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ये कहना है, जैसा मैंने भी बताया, किस तरीके से आदिवासी के चेहरे पर एक घृणित कार्य किया गया, उसको लेकर के अगर आप सही सजा का प्रावधान कर देते, अगर आपका कानून खड़ा हो जाता, आदिवासी के संरक्षण में खड़ा हो जाता, तो दूसरी घटना जीप से बांध के खींचने की और हत्या कर देने की। कृपया मुझे समय दिया जाए। धीरज रखें वन्ना जी, धीरज रखिए। आपको मैंने बहुत मौका दिया, फिर दूंगा दोबारा। देखिए, मैंने बड़े साहस के साथ सुना। आप कहिए बात। मैंने बड़े साहस के साथ सुना। मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज का ध्यान दे। अगर एक घटना को लेकर के कड़ाई से सजा दे दी जाती और इस तरह का संदेश चला जाता कि आदिवासी के ऊपर हमला करने का परिणाम बुरा होगा, तो मैंने आपको बताया दूसरी घटना नहीं होती। तीसरी घटना भोपाल से लगा हुआ रातापानी अभयारण्य में किस तरीके से विस्थापितों के लिए कार्रवाई की जा रही, किसी से छिपा नहीं है। आप भाषण कुछ भी दे लें, ठीक बात है, लेकिन हकीकत से तो वास्ता होना पड़ेगा। जितेंद्र जी प्रतिपक्ष में हैं, आपका काम ही है कि सरकार की गलतियों को आप सामने ला सुधार करें। लेकिन आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ, 20-25 साल पीछे। शर्मा जी मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आदिवासी नेता जमुना देवी उप मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तब उन्होंने कहा था कि मैं दिग्विजय के तंदूर में जल रही हूं। तो ये सियासत सब जगह होती है, कहीं कोई पेशाब करता है, कहीं कोई बांध कर खींचता है। तो ये गलतियां राजनीति में ऊपर से लेकर नीचे तक होती है। इसको बजाय शिकायत के आज के दिन हम सुझाव के रूप में कहें और दूसरा भी सुझाव के रूप में ले, मेरा ऐसा मानना है। शर्मा जी आपके राय, फिर मैं आऊंगा वंदना जी की तरफ। निश्चित रूप से ये आपने ठीक कहा। कई बार समय के साथ जागृति का भी एक अभाव रहता है, वातावरण का भी अभाव रहता है। अब कहने के लिए हम ये आरोप लगा दें कांग्रेस पर कि जब आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश सिंह बने तो उनको 11 दिन में ही हटा दिया था और दल बदल करा करके कांग्रेस की सरकार बनी, श्यामाचरण बने। या 1980 में अर्जुन सिंह के खिलाफ से भानु सोलंकी थे, उनके साथ बहुमत था। लेकिन किस परिस्थिति में कौन सा समय कैसा चला गया, लेकिन वो आज उस राजनीति का समय नहीं है। तो कुल मिलाकर के समय के साथ आदिवासी विकास या जनजाति विकास, क्योंकि संवैधानिक शब्द जनजाति है, आदिवासी शब्द अंग्रेजों ने दिया है, इससे कोई फर्क, जैसा कि मैंने कहा, मैं रिपीट करूंगा राघवन जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अपनी माता राम को माता राम कहता था, कोई मम्मी का है, कोई अम्मा जी का है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आदिवासी कह लें, जनजाति, लेकिन जनजाति शब्द संवैधानिक शब्द जनजाति है। हमको जनजाति शब्द या भारतीय पौराणिक
शब्द जो है वो वनवासी है, तो हमको 2 शब्द लेना चाहिए। अगर अंग्रेजों का शब्द लेना है तो लेते रहो। तो कुल मिलाकर के जागृति धीरे धीरे आ रही है। उस जागृति के कारण मैं समझता हूं सबको अपने अधिकार के प्रति चैतन्यता आ रही है। तो हमको तो एक छोटा सा और उदाहरण दूंगा, जैसे मेरे ख्याल से जितेंद्र जी रायसेन जिले से आते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं रायसेन जिले में पूरे जनजाति समाज का, चाहे वो शेरशाह का हमला हुआ हो, बहादुर शाह का हुआ हो, खिलजी का हमला हुआ हो, और तो और बाड़ी में कितना कत्लेआम किया था दोस्त मोहम्मद खान ने। बाड़ी के वो जनजाति समाज के राजा थे। कितना यहाँ जो हलालपुर बना हुआ है भोपाल में, जहाँ बस स्टैंड हलालपुर है, वो सारे बलिदानी जनजाति समाज के थे, पूरे परिवार के थे, रानी कमलापति के परिवार के। तो आज जो है हम इन बलिदानों का स्मरण करें। कल के बाद खूब एक दूसरे पर आरोप लगाएं। कांग्रेस की प्रशंसा में भी मैं 10 मुद्दे बता दूंगा जनजाति समाज के हितों में काम किए, और उनकी आलोचना में भी 10 बता दूंगा। वो अपन कल से करें, आज उनको प्रणाम करें। और एक बात समय लेकर के दोनों हमारे साथियों से क्षमा याचना के साथ, आप कल्पना कर सकते भगवान बिरसा मुंडा को भगवान क्यों कहा? इन्होंने 3 टोलियां बनाई थी। एक टोली जो इनकी काम करती थी अपने समाज से जोड़ने के, उसमें सारे जनजाति जनेऊ भी पहनते थे। तो कुल मिलाकर के सब जनेऊ पहने, सारे लोग हिंसा से दूर रहें, मांसाहार से दूर रहें, सुरापान से दूर रहें, शिक्षा से जुड़ें। तो ये जो भगवान बिरसा मुंडा और वो प्रवचन करते थे समाज के भीतर, तो मैं समझता हूं आज उन सारी चीजों का स्मरण करने को है, वो भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में प्रणाम करने का दिन। बिल्कुल। तो आज जोड़ने की जरूरत है, आदिवासी जनजाति कहकर बांटने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कल राजनीति करेंगे। वंदना जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। देखिए, इनकी जितेंद्र जी की बात का तो बिल्कुल काउंटर करूंगी मैं, क्योंकि इन्होंने इतने आरोप लगाए हैं। तो सबसे पहली समय नहीं बचेगा, मैं आपको 8:23 हो रहा है। बार बार इस वीडियो का वर्णन आप ना किया करें, आप अपनी भी याद कर लिया करें कि किस प्रकार से आपके विधायक बाबूलाल जंडेल जी एट्रोसिटीज एक्ट में एक महिला कांस्टेबल को गाली देते हुए पकड़े गए थे, और उनके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट लगा था। तो ये सारी बातें मुझे करनी नहीं है, ना ये नेगेटिविटी और नकारात्मकता फैलानी है। देखिए, हमने तो आदिवासियों को गौरवान्वित करने के लिए रानी कमलापति जी के नाम से आज रेलवे स्टेशन बनवाया। आज भोपाल का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, और रानी कमलापति जी के नाम से वो पॉपुलर है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो ये देखते हैं कि हमने अपने आदिवासी जो ट्राइबल वॉरियर्स थे उनको किस तरह से ग्लोरीफाई किया है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो आप देखिए कि किस तरह से महाराजा शंकर शाह, उनके नाम से हमने जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में डेवलपमेंट किया, या फिर उसके संध्या मामा भील के नाम से अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं इन सबके नाम से जो चीजों का, जो स्थानों का, जो जगहों का नाम रखा जा रहा है, उसका कारण ये है कि हम जो इतिहास के पन्नों में हमारे आदिवासी भाई बहन दब गए हैं, उन्हें गौरवान्वित करें। देखिए, आज हमारा कितना बड़ा गौरव है कि हमारे राष्ट्र की प्रथम महिला, हमारी राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला, एक जनजातीय महिला है, तो हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति है। ये देखिए कि आज हमारे जो मंत्री, जो भी हमारे विधायक सांसद है, उससे कितनी सारी महिलाएं, कितने सारे आदिवासी जनजातीय भाई बहन हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का ये मध्य प्रदेश की विशेषता देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से आदिवासी भाई बहनों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं तो स्वयं शहडोल से आती हूँ राघवेंद्र जी, और शहडोल तो एक जनजातीय क्षेत्र है। बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, बड़े सज्जन होते हैं आदिवासी लोग, और बड़े कर्मठ होते हैं। मैंने खुद देखा है कि किस प्रकार से पहले उनका जीवन का स्तर क्या था, और आज किस प्रकार से वो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। बच्चों के पास लैपटॉप है, स्कूटी है, साइकिल है, स्कूल जा रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है मुझे ये देखकर। वंदना जी, एक चीज आप भूल गई हैं, कि वो वहाँ शहडोल में काम कर रहे हैं, लैपटॉप भी काम कर रहा है, लेकिन वो विद्वान भी है, क्योंकि आप भी वहीं से हैं। तो शहडोल के जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं उसमें विद्वान भी आते हैं, काम करने वाले भी आते हैं, और अब वो आधुनिकता से जुड़ भी रहे। जितेंद्र जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर। नहीं, देखिए, मैं उसी बात को बढ़ाऊंगा जो रमेश शर्मा जी ने कहा कि आदिवासियों की बात की जाए, उनका योगदान इस देश के विकास में, इस देश की आजादी की लड़ाई में कहीं से कम नहीं रहा। उनको कमतर आंकना, मुझे लगता है उनके सम्मान में कमी होगी। और आज हमको समीक्षा भी करनी चाहिए कि जो योगदान उनका रहा आदिकाल से, पुराणों के काल से, और आज जब हम सरकारों में बैठे हैं तो हम कितना उनका ध्यान रख पा रहे हैं, कितना उनको संरक्षित कर पा रहे हैं। देखिए, आपने कहा शंकर शाह महाराज और बिरसा मुंडा और ये सब, इन सबसे काम नहीं चलेगा। आपको उनके लिए योजनाएं बनाना पड़ेंगी,
उन योजनाओं को कार्यान्वित करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जाकर के आप ये कह पाएंगे कि हम आदिवासी हितों के लिए काम कर रहे हैं। 20 साल की सरकार में जब चुनाव आता है और अगर तो अमित सरकार शाह आ जाते हैं मानो चुनाव जितेंद्र में, जी, समय तो की कहते कमी हैं है। हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। समय की कमी है। राजनीति करने का दिन नहीं है। ठीक। मेरा ये कहना है कि हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि अगर कहीं कोई हमसे कमी रह गई होगी तो हम सरकारों में रह करके उनके उत्थान के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। बिल्कुल जितेंद्र जी, इसमें एक चीज और जोड़ने की जरूरत है कि हम राजनीति के नाम पर किसी को बांटने का काम भी नहीं करेंगे, चाहे कोई दल हो, न वनवासियों को, न अल्पसंख्यकों को, इस पर भी काम करने की जरूरत है। आज देखिए देश में राघवेंद्र जी सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम कौन से राजनीतिक दल कर रहे हैं? मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, मैंने सिर्फ कहा अब जो है वो समझ जाए। समय की कमी है। वंदना जी, मैं जरूर आपको मौका देता लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है, माफी चाहूंगा। जितेंद्र जी आपका बहुत साधुवाद, वंदना जी आपका बहुत धन्यवाद, और शर्मा जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।